जैसे उसको हम इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन में हम क्या करते हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन क्या होता है, जब हमने बात ही कर ली है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैं आपको बहुत आसान धीरे धीरे बता रही हूँ, तो आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाकर चलोगे। जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहना, हिंदी में लिख लेना या इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या है, ऐसी प्रोसेस होती है ये, इसमें एक पेरेंट्स का न्यूक्लियस हम रिमूव कर देते हैं, तो अब जो सेल बनेगी वो साइटोप्लाज्म इज बाई पेरेंटल। तो वो जो साइटोप्लाज्म होगा वो बाई पेरेंटल होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों का साइटोप्लाज्म तो आ गया, न्यूक्लियस एक का हमने रिमूव कर दिया तो एक ही पेरेंट्स का न्यूक्लियस आ सकता है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बाई पेरेंटल होगा और न्यूक्लियस होगा वो यूनिपेरेंटल होगा। ये बात आपको समझ में आई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के क्या होते हैं, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं ले रही हूँ, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जो साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं, या उनको हम बोल सकते हैं कंसर्निंग ट्रेड्स बोल सकते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, वो मेल में प्रेजेंट है या फीमेल में प्रेजेंट होंगे। जो साइटोप्लाज्मिक जीन या ट्रेड कंसर्निंग ट्रेड या कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल में प्रेजेंट होंगे या फीमेल में प्रेजेंट होंगे, किस में प्रेजेंट होंगे। क्या साइटोप्लाज्मिक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो मेल में प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल में प्रेजेंट होगा। क्या साइटोप्लाज्मिक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मेल में प्रेजेंट होगा या फीमेल में प्रेजेंट होगा। अब कुछ बच्चों ने क्या है, ये मैंने जब क्लास के अंदर मैंने लेक्चर दिया तो कुछ बच्चों ने, मैंने क्वेश्चन पुट आउट किया था, तब बच्चों ने क्या आंसर दिया था कि मदर में प्रेजेंट होगा, मतलब फीमेल में प्रेजेंट होगा। तो ये उनका आंसर क्या है, गलत था। सही आंसर क्या होगा, दोनों में प्रेजेंट होगी। अब अरे भाई आपको ये तो पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि फीमेल के अंदर, फीमेल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और मेल के अंदर नहीं है। हम जो हमारे जो जनरेशन है उसके अंदर सारे मेल बिना माइटोकॉन्ड्रिया के घूम रहे हैं और पूरी फीमेल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लेकर घूम रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, जो कंसर्निंग जीन और ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे या ओनली फीमेल में प्रेजेंट होगा। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था ओनली फीमेल में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट तो दोनों में ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, साइटोप्लाज्म होता है जो मेल और फीमेल का, उन दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बट जो जीन होते हैं साइटोप्लाज्मिक वो ओनली क्या है, मदर इनहेरिटेंस कर सकती है, फीमेल ट्रांसफर कर सकती है अपने ऑफस्प्रिंग में, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई मेरी। हम सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मेल हो या फीमेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट वो हमने डिस्कस कर लिया है। वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक जीन एंड देयर ट्रेड्स या उनके कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। जो साइटोप्लाज्मिक जीन और कैरेक्टर्स होंगे वो दोनों में प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल में। ऐसा नहीं होगा कि वो फीमेल में प्रेजेंट होंगे, वो मेल में भी प्रेजेंट होंगे। बट जो साइटोप्लाज्मिक जीन होंगे वो ट्रांसफर ओनली फीमेल के अंदर हो सकते हैं, मेल के ट्रांसफर नहीं हो सकते उनके बच्चों के अंदर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन दोबारा से और पुट आउट कर रही हूँ, साइटोप्लाज्मिक जीन कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू ऑल प्रोजेनी। क्या साइटोप्लाज्मिक जीन कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू ऑल प्रोजेनी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्या हम साइटोप्लाज्मिक जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं फादर से ऑल प्रोजेनी के अंदर, फादर से उनके बच्चों के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो, नहीं हो सकते। मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बताया कि ओनली फीमेल के जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेड होंगे, ना कि फादर के, ना कि मेल के। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अब यहाँ पर कि साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स टू ऑल ऑफस्प्रिंग।
सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको। साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स टू ऑल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ओनली साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेड हो सकते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल से जो ऑल उसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ पर और भी लिख लो कि जो साइटोप्लाज्मिक, लिखो साइटोप्लाज्मिक जीन नेवर इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू ऑल ऑफस्प्रिंग। क्या है पॉइंट, साइटोप्लाज्मिक, थर्ड नंबर डालकर ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लेना आप, ये साइटोप्लाज्मिक जीन नेवर इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू ऑल ऑफस्प्रिंग, ओके। अब मैं क्वेश्चन पुट आउट कर रही हूँ दोबारा से अगेन। साइटोप्लाज्मिक जीन ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू ऑल ऑफस्प्रिंग, क्या ये सही है या गलत है? यस, साइटोप्लाज्मिक जीन ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू ऑल ऑफस्प्रिंग, मदर से ही सारे के सारे जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो इनहेरिटेड होकर उसके बच्चों में आ सकते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मेल के ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। आपको अच्छे से ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट चेंज होंगे। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है तो क्या रेसिप्रोकल जो क्रॉसेस हैं वो क्या चेंज होंगे? अब आपको सबसे पहले तो रेसिप्रोकल क्रॉस होता क्या है ये पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्रॉस में आपने मेंडल के जो लॉ पढ़े हैं, मेंडल वाला जो चैप्टर पढ़ा है आपने पढ़ा होगा, उसमें रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि जो जीनोटाइप्स होती हैं वो तो रहेगी सेम दोनों की, जैसे टोल पॉइंट, एक मेल हमने टोल ले लिया और फीमेल हमने टोल एंड ड्वार्फ मतलब हाइब्रिड ले ली, तो क्या है मेल को, जो मेल हमने टोल लिया था और फीमेल को हमने हाइब्रिड लिया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी ली है, तो क्या होगा मेल हमने, सपोज करो मेल हमने क्या है कैपिटल टी लिया है और फीमेल हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया है, तो ये हमने क्या लिया है मेल और ये हमने ली है फीमेल। तो अब क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि जो हाइब्रिड फीमेल थी वो मेल हो जाएगा और जो मेल था वो फीमेल हो जाएगी। तो क्या हुआ है कि उनके जो जीनोटाइप्स हैं वो क्या है चेंज हो गई है, अपोजिट हो गई है, बट इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इनका रिजल्ट क्रॉस करके देख सकते हो आप, टी टी कैपिटल टी, दो स्ट्रिंग तो ऐसे बने, अब इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, तो रिजल्ट क्या आ गया, अब यहाँ पर 1:3 रेशो आ गया। तो क्या है 1:3 रेशो आ गया यहाँ पर। क्या ऐसा अगर हम डिस्कस करें रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में, क्या रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होंगे इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में? हमने क्या देखा था मेंडल्स के अंदर मेल और फीमेल हैं वो रेसिप्रोकल क्रॉस में अपोजिट हो जाएंगे, उनको जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगी, बट उनका जो रिजल्ट है वो तो 1:3 आया था, 1:3 आएगा, चाहे मेल बना लो फीमेल बना लो, रिजल्ट तो वही रहेगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट्स क्या है सेम रहते हैं मेंडल के केस में। न्यूक्लियस इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो बाई पेरेंटल करैक्टर के बारे में बताया था मेंडल ने, और उन्होंने न्यूक्लियर जीन कैसे इनहेरिटेड होते हैं, बाई पेरेंटल होते हैं, उसने बताया था मेल और फीमेल के दोनों करैक्टर क्या है ट्रांसफर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता है, ये क्या है एक्सेप्शनल केस है, इसमें ओनली साइटोप्लाज्मिक के जीन ही, न्यूक्लियस की तो हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे, हम साइटोप्लाज्मिक जीन के बारे में बात करेंगे, और जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो ओनली मदर के ही बच्चों के अंदर ट्रांसफर होंगे, ये हम बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या है जो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा वो सेम रहता है मेंडेलियन के केस में, बट क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में सेम रहेगा या चेंज होगा? तो आंसर क्या होगा यस,
रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट हैं वो चेंज होंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या है, चेंज होंगे। 1:3 जैसे मेंडल्स के केस में आएगा, चेंज कर लो, मेल और फीमेल को अपोजिट रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, सेम आ रहे थे, बट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉस कभी भी उनके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, वो चेंज होंगे। ऐसा क्यों, हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे हम मान लेते हैं एक हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक हमने यहाँ पर नॉर्मल, एन लिख रही हूँ मैं, एन का मतलब है नॉर्मल हमने मेल ले लिया, और दूसरा हमने फीमेल ले ली, ठीक है। और फीमेल क्या ले ली हमने, म्यूटेटेड ले ली, मतलब उसको कोई डिजीज है, तो उसके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है वो क्या है, म्यूटेशन से म्यूटेटेड है, वो क्या है, म्यूटेटेड है, ठीक है। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, अगर ये क्रॉस है दोनों का, ये म्यूटेटेड है और ये नॉर्मल है, अगर हम इसको अपोजिट कर दें तो क्या होगा, आपको पता है कि जो मेल है अपोजिट करेंगे तो वो म्यूटेटेड हो जाएगा, और जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, यही तो होगा ना, यही तो होगा। तो अब क्या है, इनके रिजल्ट क्या होंगे, ध्यान रखना, इस बात को आप नोट कर लेना, बट ये ध्यान रखना जो कंसर्न जीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म से ही रिलेटेड होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट हो सकता है प्लांट का केस है, तो अगर एनिमल और प्लांट का केस है, दोनों में अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो क्या है जीन आपको कहाँ होने चाहिए, कंसर्निंग जीन साइटोप्लाज्म के होने चाहिए। तो अब इसकी प्रोजनी कैसी आएंगी, तो जो प्रोजनी की जो फिनोटाइप होगी वो कैसी होगी, F1 की जो फिनोटाइप रेशो आएगी वो कैसी आएगी। अब यहाँ पर बताओ, अब मुझे बताओ, यहाँ पर फीमेल है वो नॉर्मल है और जो मेल है वो क्या हो गया है, यहाँ पर म्यूटेटेड हो गया, तो इसकी प्रोजनी क्या म्यूटेटेड आएगी या नॉर्मल आएगी, आंसर बताओ मुझे। इसकी जो प्रोजनी है वो क्या होगी, आप मेल फीमेल को देखो, फीमेल कैसी है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो इसके ऑफस्प्रिंग भी सारे नॉर्मल होंगे, म्यूटेटेड नहीं होंगे। अगर ये केस होता ऊपर वाला, यहाँ पर फीमेल म्यूटेटेड है तो सारे ऑफस्प्रिंग उसके म्यूटेटेड आते, बट हमने रेसिप्रोकल क्रॉस कर दिया है, हमने जो पेरेंट्स हैं उनको अपोजिट कर दिया है, तो क्या है, रेशो भी अलग हो गया। उसमें क्या था, म्यूटेटेड थी फीमेल पहले, तो उसमें सारे ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे, म्यूटेटेड आएंगे। अगर हमने क्या है, फीमेल को नॉर्मल कर दिया है, तो उसके ऑफस्प्रिंग भी सारे क्या आएंगे, नॉर्मल आएंगे। और यहाँ पर इस क्रॉस में क्या आते हैं, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या आते हैं, म्यूटेटेड आते हैं, और इसमें क्या आ गए, नॉर्मल। तो रिजल्ट चेंज हुआ ना, तो रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में चेंज होंगे। बट जो मेंडेलियन क्रॉस था उसके अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रिजल्ट है वो 1:3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीमेल को आपने हाइब्रिड बना दिया है या फीमेल को आपने टोल रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट रेशो क्या है, 1:3 आया था, इसमें क्या है, रेशो चेंज हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट्स आर चेंज, रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। करती हूँ, और आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक ऐसी फीमेल ली, मैंने फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ऐसी फीमेल की बात कर रही हूँ जिसके सेल को हमने बना लिया यहाँ पर, ये उसका न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, अगर मैं कलर चेंज करूँ,
कोई एक फीमेल है जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि उसका माइटोकॉन्ड्रियल और जो क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्मिक जो जीन है वो क्या है, कुछ तो क्या है नॉर्मल है और कुछ क्या है म्यूटेटेड है, मतलब कुछ क्या है नॉर्मल है और कुछ में डिजीज आ गई है। तो अगर हम ऐसी मदर कि अगर प्रोजनी को देखें, हम इसकी F1 को देखें तो इसकी F1 की प्रोजनी कैसी होगी, क्या मुझे बताओगे आप कि नॉर्मल होगी या फिर वो म्यूटेटेड होगी? मतलब क्या है, इसके अंदर 50% जीन तो क्या है नॉर्मल है और 50% जीन क्या है म्यूटेटेड है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगी, फिनोटाइप जो इसकी F1 की है वो क्या आएगी? तो कुछ बच्चों ने क्या बताया था कि मैडम 50% तो नॉर्मल होंगे और 50% म्यूटेटेड होंगे। क्या आप भी यही मानते हो कि 50% नॉर्मल होंगे और 50% म्यूटेटेड होंगे? कुछ बच्चों ने ये भी बताया था कि 1/2 रेशो आएगा, मतलब हाफ म्यूटेटेड आएंगे हाफ नॉर्मल आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आप मेरा आंसर दो, सोचो आप। What will be the percentage of progeny mitochondria mutated और normal mitochondria? तो आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ, गिव द आंसर। अब आप एक बात बताइए मुझे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 50% नॉर्मल रखेंगे प्रोजनी को और 50% क्या है उसको म्यूटेटेड रखेंगे? क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? हमने एक मेल और मतलब एक मदर है जो उसके 50% क्या है नॉर्मल है माइटोकॉन्ड्रियल जीन और 50% म्यूटेटेड है, हमने ये सोचकर उसको क्रॉस कराया और हमने ये मानकर चला कि F1 जो प्रोजनी है वो 50% नॉर्मल आएगी और 50% म्यूटेटेड आएगी। क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि यहाँ पर एक क्या होगा, रैंडम सेग्रीगेशन होगा। रैंडम सेग्रीगेशन का मतलब समझ गए? जो मेंडेलियन का केस था उसमें नॉन रैंडम सेग्रीगेशन होता है, नॉन रैंडम सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर रैंडम सेग्रीगेशन होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो रैंडम सेग्रीगेशन होगा, मतलब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था वो रह रहा है, अभी तक मैं कंप्लीट करूँगी कि जो प्रोजनी थी वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी। उसके अंदर क्या है, 51 कंडीशन तो ये हो सकती है कि उसके अंदर एक कंडीशन तो ये हो सकती थी कि उसके अंदर 50% नॉर्मल आ सकते थे और 50% उसके अंदर म्यूटेटेड आ सकते थे। दूसरी कंडीशन उसमें क्या हो सकती थी, आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन क्या है, नॉर्मल हो सकते थे और फिर क्या है म्यूटेटेड हो सकते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन नॉर्मल हो सकते थे और क्या है कुछ म्यूटेटेड हो सकते थे। ये रिजल्ट भी आ सकता था। पहला रिजल्ट क्या आ सकता था, 50% नॉर्मल हो सकते थे, 50% म्यूटेटेड हो सकते थे। दूसरा ये भी हो सकती थी पॉसिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल आ सकते थे और फिर जो ऑफस्प्रिंग थे उनके वो म्यूटेटेड आ सकते थे। अब ये कंडीशन भी हो सकती थी, ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती थी कि जो मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ऑफस्प्रिंग थे वो क्या है म्यूटेटेड हो सकते थे एंड सम नॉर्मल हो सकते थे। थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती थी। फोर्थ कंडीशन क्या है, ये भी हो सकती थी। फोर्थ कंडीशन ये भी हो सकती थी कि ऑल नॉर्मल आ सकते थे, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन ये भी हो सकती थी कि ऑल म्यूटेटेड भी हो सकते थे। ये हो सकता है ना। अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। लेक्चर के कमेंट के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैंने अब दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने एक ऐसी फीमेल ली जिसके क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर 50% जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है वो म्यूटेटेड है और 50% क्या है नॉर्मल है। तो क्या उसकी प्रोजनी होंगी, जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, F1 जो प्रोजनी होंगी उसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा
कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसमें 50% नॉर्मल आएंगे, मदर का नॉर्मल है माइटोकॉन्ड्रियल आधा और आधा म्यूटेटेड है, तो 50% नॉर्मल आएंगे और 50% म्यूटेटेड आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंडीशन तो एक, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि 50% नॉर्मल भी हो सकती है, 50% म्यूटेटेड भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नॉर्मल भी आ सकते हैं और कुछ एक क्या है म्यूटेटेड भी आ सकते हैं। थर्ड क्या है, F1 प्रोजनी ऐसी भी आ सकती है। मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड हो सकते हैं और फिर क्या है नॉर्मल हो सकते हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है कि ऑल नॉर्मल भी आ सकते हैं और ये कंडीशन भी हो सकती है कि ऑल म्यूटेटेड भी आ सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, हो सकती हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव फिनोटाइप। वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव फिनोटाइपिक वेरिएशंस बोलते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे रेंज ऑफ फिनोटाइप वेरिएशन मिल रही है देखने को। क्या मिल रही है, रेंज ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। पॉइंट क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो एग्जिबिट एक्सटेंसिव फिनोटाइपिक वेरिएशंस, उसमें एक्सटेंसिव फिनोटाइपिक वेरिएशंस क्या है एग्जिस्ट करती है, मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पर नोट करके लिखोगे कि लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि कंडीशन तभी मिलेगी ये जब मदर क्या है हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर मदर के अंदर डिफरेंट टाइप के माइटोकॉन्ड्रियल कंडीशन प्रेजेंट हो। अगर या यहाँ पर सभी नॉर्मल हो या सभी यहाँ पे म्यूटेटेड हो तब ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तब क्या है, अगर या तो क्या है नॉर्मल है मदर का और या फिर क्या है म्यूटेटेड है, सिंगल केस में, दोनों केस में, तो उसमें या तो नॉर्मल आएंगे या फिर म्यूटेटेड आएंगे, बट डिफरेंट टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी फिनोटाइप कंडीशन कैसी भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम डिस्कस करते हैं आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन है मेरा आपसे, 6 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मेंडल के जो प्रिंसिपल थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस असॉर्टमेंट, ये फॉलो होंगे यहाँ पे? मेंडल्स के जो लॉ थे वो फॉलो होंगे यहाँ पे? तो मेरा आंसर ये होगा नहीं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेंडल्स के लॉ फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा था। मेंडल्स क्या कर रहा था, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा था। उसके अंदर वहाँ पर रैंडम सेग्रीगेशन नहीं था, वहाँ पर क्या है नॉन रैंडम सेग्रीगेशन था। वहाँ पर आपको पता है रेशियो आई थी 3:1। F2 जनरेशन के अंदर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर 3:1 रेशियो आती है। क्या ऐसा रेशो यहाँ पर पॉसिबल है? क्या ऐसा रेशो यहाँ पर आ सकता है? तो आंसर क्या होगा, नहीं, यहाँ पर ऐसा रेशो नहीं आ सकता है। यहाँ पर न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ही नहीं है तो मेंडल्स का लॉ कैसे फॉलो हो सकता है? यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ही नहीं हो रहा, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम। साइटोप्लाज्म के जीन ही इनहेरिटेंस होंगे और वो यूनिपेरेंटल होते हैं। न्यूक्लियर जीन होते हैं वो मेंडल के केस में मेंडल ने बताया था बाईपेरेंटल होते हैं। और न्यूक्लियर जीन कैसे इनहेरिटेंस होते हैं उसके बारे में उसने लॉ बताए थे, उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मेंडल्स के लॉ फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने बात करी है मेंडल्स के लिए, मेंडल्स ने ये पहले ही बोल दिया था जो न्यूक्लियर जीन है वो इनहेरिटेंस होते हैं, दोनों फादर से बाईपेरेंटल होते हैं फादर, वो उनके जीन है वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो यहाँ पर तो हमने सबसे पहले बात ये की है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो साइटोप्लाज्म के जीन होंगे वो यूनिपेरेंटल होंगे, ओनली मदर्स के जीन ही उसके ऑफस्प्रिंग में या उसके बच्चों में जा सकते हैं। ऐसा मेंडल्स के केस में तो नहीं था। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप ये 6 पॉइंट नोट कर सकते हो, मतलब 7 पॉइंट हो गया हमारा, हमने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया था। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर नॉट फॉलो, यहाँ पर क्या है, फॉलो नहीं होंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेंडल्स के लॉ फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, अब हम कुछ पेडिग्री के एग्जांपल लेते हैं, पेडिग्री के थ्रू हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को समझते हैं। ठीक है,